नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और बच्चों, मैं हूं अरविंद यादव। आज फिर मैं जो आपसे वादा किया था उसके साथ मैं हाजिर हूं हिंदी की क्लास लेकर। और बच्चों, आज की इस हिंदी की क्लास में हम ग्रामेटिकल पोर्शन ले रहे हैं। और ग्रामेटिकल पोर्शन का पहला जो टॉपिक है वो है, वो मतलब चीज़ें तो बहुत सारी हैं लेकिन टॉपिक का नाम जो है वो भाषा है। भाषा के बहुत सारे रूप होते हैं, बोली, विभाषा, मातृभाषा, राजभाषा, ये सभी हमारे टॉपिक तरीके के रूप में इस सब चीज़ों का हम लोग अध्ययन करेंगे। और आपको एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ कि इस टॉपिक से एक प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर, एक नहीं मैं तो कहूँगा दो प्रश्न आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। 101% आपके इस प्रश्न पूछे जाएंगे यदि आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं। तो समझ लिए आपके 4 से 5 नंबर कंप्लीटली हो जाते हैं। और जो दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने जिस तरीके से हिंदी के लिए आप कह रहे थे, सभी छात्रों का कहना था कि सर हिंदी लाइए। इंग्लिश का भी बहुत सारे बच्चों का कहना है, इंग्लिश भी मैं कोशिश करूँगा कि आगे लेकर आऊँ। और आप लोगों को इस पे हमारा वर्क चल रहा है कि हम इंग्लिश को किस प्रकार से पढ़ेंगे, लेकिन हिंदी का टॉपिक हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं और पर डे आपको एक हिंदी की आपका वीडियो मिलता रहेगा। तो बस मैं आपसे बस इतना कहना चाहूँगा कि हिंदी तो सभी छात्र पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर के साथ मैथ, बायो और आपके आर्ट्स के और कॉमर्स के सभी बच्चे आपके हिंदी पढ़ेंगे, क्योंकि सभी की सेम है, चाहे वो हिंदी मीडियम का हो या वो इंग्लिश मीडियम का छात्र हो। अब हिंदी आपकी पूरा एनसीईआरटी का हो गया है टोटल, तो उसी के आधार पर हमने जो प्रश्न बनाए वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। बस आप पढ़ते चलिएगा, प्रॉपर नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है। चलिए, अब इतनी बातों के बस आप शेयर जरूर करते रहें, सभी बच्चों तक हमारी इन वीडियो को पहुंचाएंगे, जिससे सब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है ना इसका फ़ायदा ले सकेंगे, ठीक है छात्रों। चलिए, अब हम इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। बिल्कुल आपका समय खराब नहीं करेंगे, बस चीज़ों को आप जल्दी से अच्छी प्रकार से समझते चलिएगा, ठीक है। चलिए, तो बच्चों, ये रहा आपका सबसे पहला प्रश्न। सबसे पहले हम जानेंगे कि भाषा से क्या आशय, यानी भाषा क्या होती है और इसके उद्देश्य बताइए। बच्चों, भाषा क्या होती है आपको अच्छी प्रकार से मैं समझाऊंगा। भाषा का अर्थ होता है बोलना या कहना। हम जो कह रहे हैं ना वो बोलना है या कहना, वही एक तरीके की क्या है, वही आपकी भाषा है। मतलब क्या है इसका मतलब, जिन ध्वनियों द्वारा हम मनुष्य परस्पर विचारों का आदान प्रदान करते हैं ना, क्या करते हैं, आदान प्रदान, मतलब एक दूसरे से हम जो बातचीत करते हैं वो ना किसी लैंग्वेज में करते हैं। आप हिंदी में करते हैं, कोई किसी इंग्लिश बोलता है तो इंग्लिश में आदान प्रदान करता है। मतलब हमारी जो बातें हैं वो किस में होती हैं, आपकी एक भाषा क्या है, ये विचारों का आदान प्रदान का एक माध्यम है, ठीक है ना। आदान प्रदान का एक माध्यम है कि इसी के द्वारा हम एक, जैसे मैं अभी आपसे जो भी आपको समझा रहा हूँ वो एक भाषा के द्वारा ही समझा रहा हूँ। मैं पढ़ रहा हूँ इन शब्दों को और आपको सुना रहा हूँ, आपसे कह रहा हूँ, आपसे बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना। तो भाषा का अर्थ है बोलना या कहना, ठीक है ना। और जिन ध्वनि द्वारा, ध्वनि निकल रही है मेरे मुंह से क्या निकल रही है, ध्वनि निकल रही है। तो ध्वनि द्वारा मनुष्य परस्पर का मतलब एक दूसरे से जहाँ भी बात करता है ना वहाँ पर, तो विचारों का जो आदान प्रदान करता है ना बच्चों, उसे ही क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। उम्मीद करता हूँ भाषा क्या होता है, भाषा का क्या आशय है, अच्छी प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे इसके उद्देश्यों की बच्चों। तो भाषा के कौन कौन से उद्देश्य होते हैं, अच्छी प्रकार से आप इनको समझिएगा। सबसे पहला तो यह है कि भाषा का उद्देश्य है सूचनाएं आदान प्रदान करना। जी हाँ, हम किसी भाषा के द्वारा क्या कर सकते हैं, कोई भी सूचनाएं दूसरे व्यक्ति को देना है तो भाषा उसको बोल कर दे सकते हैं, उसे कह कर दे सकते हैं, समझ में आ रहा है ना। तो बस सीधी सी बात है कि सूचनाएं आदान प्रदान करना इसकी उद्देश्य होता है। दूसरा उद्देश्य क्या है कि भाषा के प्रयोग से, किसी भी भाषा, कोई भी भाषा हो सकती है वो, भाषा के प्रयोग से जनमत का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, जनमत का निर्माण होता है। जन मतलब हम कह सकते हैं व्यक्ति होते हैं, लोग होते हैं, तो जनमत का निर्माण, एक जैसी भाषा कोई बहुत सारे लोग बोलते हैं, एक जैसी लैंग्वेज बोलते हैं, तो उनका एक क्या हुआ है, एक जनमत हो गया, एक जैसी लैंग्वेज बोलते हैं। तो भाषा से किसका निर्माण होता है, जनमत का निर्माण होता है, ठीक है ना। भाषा का उद्देश्य क्या होता है, भाषा का उद्देश्य सामाजिक चिंतन में सहायता प्रदान करना है। समाज, देखो आप एक समाज में रहते हैं, समाज में जो भी चीज़ है, जहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं, जहाँ तक रहता है कि सभी एक प्रकार की एक लैंग्वेज बोलते हैं, एक भाषा का प्रयोग करते हैं ना, तो जो भी जो चिंतन होता है ना उसमें क्या होती है, सामाजिक
चिंतन में सहायता मिलती है लैंग्वेज के द्वारा। यदि मान के चलिए उसी में कोई दूसरी लैंग्वेज वाला व्यक्ति रहता है, मान के चलिए आप हिंदी बोलते हैं और कोई कन्नड़ बोलने वाला व्यक्ति या मलयालम बोलने वाला व्यक्ति रहता है, कि जो सामाजिक चिंतन है क्या उसके साथ हम लोग अच्छी प्रकार से कर सकते हैं, तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है उसके साथ। तो अगर एक समाज में भाषा के द्वारा हम जो चिंतन है वो अच्छी प्रकार से किया जा सकता है। क्या बिना बोले बिना कहे कोई बात रखी जा सकती है कि नहीं? नहीं रखी जा सकती। तो जो आदान प्रदान है सूचनाओं का, एक सामाजिक चिंतन है, तो उसमें इस भाषा के द्वारा क्या होता है? सहायता मिलती है। ठीक है, इसके बाद चौथी बात करते हैं हम। चौथा जो भाषा का उद्देश्य है कि भाषा के उद्देश्य आपका सौंदर्य बोध कराना भी होता है। किसका बोध कराना? सौंदर्य बोध कराना भी आपका एक भाषा का उद्देश्य होता है। तो बच्चों, आपको उम्मीद करता हूँ भाषा क्या होती है और भाषा के जो उद्देश्य हैं वो आपको थोड़े बहुत समझ में आए होंगे। मैं ये नहीं कहता कि पूरी तरीके से आपको समझ में आता है, पूरी तरीके से समझ में आपको जब आएगा जब आप पूरा पढ़ लोगे, तब आपको एक चीज़ क्लियर हो जाएंगी, तो आपको थोड़ा बहुत दिमाग में बैठेगा कि हाँ ये चीज़ अच्छी है और हमको समझ में आई है। ठीक है, और एक बार में समझ में किसी को नहीं आता है तो आप दूसरी बार भी वीडियो को देख सकते हैं। चलिए हम दूसरी बात करेंगे बच्चों बोली की। बोली क्या है? देखो, भाषा बोली में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, यहाँ पे हमको अच्छी प्रकार से समझना होगा। बोली क्या है? बोली की विशेषताएं बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए आप लोग याद रखेंगे। तो बच्चों, विचारों की अभिव्यक्ति के लिए एक सीमित क्षेत्र, बस इस वर्ड का है मेन जो मुख्य काम है ना, एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली ठेठ भाषा। कौन सी भाषा? ठेठ भाषा ही आपकी बोली कहलाती है। सिंपल सी लैंग्वेज में यदि मैं समझाऊं कि जैसे हम किसी गांव से हैं, तो हम किसी गांव में आपस में बात करते हैं, कहीं भी रहते हैं, तो एक सीमित क्षेत्र होता है। आपका गांव है, आपके आसपास गांव है 2-4, तो वो सीमित क्षेत्र है। वहाँ की लैंग्वेज और हमारी लैंग्वेज, आसपास के गांव की लैंग्वेज लगभग सेम होगी, है ना? लगभग सेम होगी। मैं तो कहूँगा कि 95% तो बिल्कुल सेम होगी, और मैं तो कहूँगा 100% सेम होती है सीमित क्षेत्र में बोले जाने में। ठेठ भाषा, एक वर्ड दे रखा है यहाँ पे ठेठ, और इस ठेठ का मतलब ये होता है कोई भी वर्ड किसी भी भाषा में, मतलब कोई भी वर्ड वो कैसे भी बोल रहा है। समझ रहे हैं ना बात को? ठेठ भाषा है वही आपकी एक तरीके क्या है? बोली है। समझ में आ रहा है ना? कहने का मतलब आपको समझ, विचारों की अभिव्यक्ति के लिए हम अपने विचार या उससे हम बोलें या उससे हम कहें, तो बोलकर ही हम कहेंगे। तो हमारी जो गांव की भाषा है, जनरली हम कह सकते हैं हमारे आसपास की जो भाषा है ना, वही आपकी क्या है? एक तरीके की छोटी सी ठेठ बोली जो है वही आपकी क्या है? बोली कहलाते हैं एक्चुअल में हम लोग बात करें तो, है ना? बोली कुछ नहीं है। जैसे मैं एक वर्ड यहाँ पे बोलना चाहूँ, जैसे कार्य मोड़ा कहाँ जा रहा है, मतलब एक हमारे यहाँ की जैसे लैंग्वेज है, कार्य मोड़ा कहाँ जा रहा है, तो हमारी ये बोली है। समझ रहे हैं ना? ये हमारी क्या है? बोली है। इसको हम ऐसे भी हो सकते हैं, क्यों रे भाई कहाँ पर जा रहा है, इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं। तो वही है, ये क्या है? एक सीमित क्षेत्र में जो बोलने जाने वाली आपकी भाषा कह सकते हैं उसे, वही छोटा सा रूप भाषा का, वही आपका क्या होता है? क्षेत्र की बोली होता है। वो ठेठ जरूर होती है। ठेठ का मतलब मैंने आपको बता दिया, अपने गांव का वर्ड जो यूज़ होते हैं, बहुत सारे गाँव के वर्ड होते हैं जिनको हम देशज शब्द कहते हैं ना, वो जो यूज़ करते हैं वो आपके क्या होते हैं? उस बोली के अंतर्गत आते हैं, वही आपके ठेठ वर्ड होते हैं। ठीक है ना? तो भाषा का जो ठेठ रूप होता है वही बोली कहलाता है। क्लियर? चलिए, उम्मीद करता हूँ थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अब इसकी विशेषताओं की बात करें तो ये भाषा का ठेठ रूप है। मैं वही कह रहा था आपको कि जो बोली है ना, ये भाषा का कौन सा रूप है? ठेठ रूप है। भाषा के जो भी कोई वर्ड होंगे ना, उसको अपनी ही बोली में बोलना, अपनी ही लैंग्वेज में उनको कहना, ठेठ रूप वही होता है। एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। सही बात है, बोली जो है ना एक सीमित क्षेत्र होता है। मान के चलिए आप अपने गांव के आसपास जहाँ भी आप रहते हैं, जिस परिवेश में आप रहते हो, वहाँ से आप काफ़ी दूर चले जाते हो, क्या वहाँ आप जैसी जो बोली है वो एक जैसे मिलेगी? नहीं मिलेंगी, चेंज मिल जाएगी, बिल्कुल चेंज। तो जो बोली होती है उसकी विशेषता ये होती है कि वो सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। ऐसा नहीं है कि पूरे क्षेत्र में बोली जाए ना, सीमित एक क्षेत्र रहता है ठेठ भाषा का। ठीक है, यह अनपढ़ ग्रामीणों की अकृत्रिम भाषा है। कैसी भाषा है? यह अनपढ़ ग्रामीणों की अकृत्रिम मतलब प्राकृतिक भाषा है हमारी। कैसी भाषा है? प्राकृतिक। अनपढ़, हम पढ़े लिखे नहीं है, ग्रामीण है। जैसे बहुत सारे पेरेंट्स आप लोगों के ऐसे हो सकते हैं, हमारे पेरेंट्स भी ऐसे हो सकते हैं, तो जो पढ़े नहीं है लेकिन अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं, वो उनका खुद की बोली है, वो खुद से बोलते हैं। जैसे कार्य मोड़ा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, इस तरीके से कई हो रहे हो। तो ये अपना क्या है? ये एक अनपढ़ ग्रामीणों की अपनी प्राकृतिक लैंग्वेज है। तो वो आपकी क्या है? एक बोली की विशेषता है। और इसका लिखित नहीं, जी हाँ, इसका लिखित नहीं किंतु मौखिक साहित्य जरूर होता है। तो लिखित में हम कार्य मोड़ा कह रहा, ऐसे तो हम लिखने में बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन इसका साहित्यक
ज़रूर होता है। साहित्य का मतलब क्या होता है? हित की भावना ज़रूर देता है। साहित्य का मतलब क्या है? मौखिक। अगर मैंने इस जो वर्ड बोल रहा हूँ, कार्य का कर रहा है, कहीं से जा रहा है, तो मैं इस वर्ड का जो मीन्स है, जो साहित्य है, उसका मौखिक तो मीन्स होता है ना, उसका मतलब तो होता है ना? समझ में आ रहा है ना बात को? तो कहने का मतलब लिख नहीं सकते उस लैंग्वेज को हम लोग, उसका साहित्यिक रूप लिखित में नहीं होगा, लेकिन मौखिक में उसको हम लोग समझ सकते हैं, मतलब उसका मौखिक साहित्य होता है। ठीक है ना? ये चीज़ आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ रही होगी। ठीक है बच्चों, तो बोली की क्या विशेषताएं होती हैं अच्छी प्रकार से आपको समझ में आ गई हुई। कहीं किसी को समस्या नहीं आ रही होगी। यदि समस्या आती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में या आप लोग जो है ना हमारे मोबाइल नंबर पर भी आपकी जो समस्या है उसका निराकरण पा सकते हैं। आगे बात करेंगे हम लोग मातृभाषा की। देखो, अगर आपने बोली समझ ली ना तो मातृभाषा भी आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है ना? चलिए, मातृ यानी माता की भाषा, जो माता हमको सिखाती है, वही लैंग्वेज की बात कर रहे हैं कि भय भाषा या बोली भी कह सकते हैं, भाषा या बोली जो परिवार में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? परिवार में बोली जाती है। आपके खुद की फैमिली में जो बोली जाती है वही आपकी मातृभाषा कहते हैं। हम इसको इस प्रकार से भी कहते हैं कि जो बच्चा होता है छोटा, वो जो भाषा अपनी माता से सीखता है, अपनी परिवार से सीखता है ना, वही आपकी कौन सी? मातृभाषा कहलाती है। अपने परिवार और फैमिली के द्वारा बोले जाने वाली लैंग्वेज आपकी क्या कहलाती है? मातृभाषा कहलाती है। बच्चों, इसकी विशेषताएं यदि हम समझेंगे तो आपको और अच्छी प्रकार से मातृभाषा समझ में आ जाएगी कि एक्चुअल में होती क्या है। बच्चों, यह जो भाषा है ना, ये जन्म स्थान के क्षेत्र में बोली जाती है। जहाँ पर हमारा जन्म होता है ना, वहाँ पर ही ये आपकी मातृभाषा यूज की जाती है। समझ में आ रहा है ना? जहाँ पर हमारा जन्म हुआ, जिस क्षेत्र में हम जन्मे हैं, वहाँ पर हमारी ये लैंग्वेज बोली जाती है। जैसा क्षेत्र होता है ना, वैसा ही आप बोलते हैं, मतलब जैसा देश वैसा भेष, इस प्रकार की बात है ना। तो हम जहाँ पर भी, चाहे हम कितनी पढ़े लिखे हो जाएं, लेकिन हम जहाँ पर रहते हैं ना, वहाँ पर हमको वही लैंग्वेज यूज करना चाहिए। आज यदि हम पढ़े लिख कर फॉरेन चले जाते हैं, कहीं बड़ी सिटियों में पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि हम गाँव में जाकर अपने जो परिवार में जाकर और अपनी इंग्लिश हटाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको जो है अपनी लैंग्वेज, अपनी जो मातृभाषा है ना, उसका उपयोग करना चाहिए। मातृभाषा को हमको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है ना? मैं ये नहीं कहता कि ज़रूरी है, लेकिन कुछ हद तक हमको इससे जुड़े रहना चाहिए, बस इतना कहना चाहूँगा। चलिए, बालक सबसे पहले यही भाषा सीखता है। जी हाँ, ये दूसरी विशेषता है मातृभाषा की कि सबसे पहला जो बच्चा होता है वो अपनी माता की भाषा, अपने पिता की भाषा, अपने बड़े भाई बहन जो भी परिवार में सदस्य रहते हैं उनकी लैंग्वेज सीखता है। वो जो कहते हैं ना, वही वो सीखता है। बताइए, नहीं सीखता का? बिल्कुल सीखता है। दूसरी विशेषता ये होती है। तीसरी विशेषता है, अलग अलग क्षेत्र में रहने वालों की मातृभाषा बिल्कुल अलग अलग होती है। सही बात है, आप जहाँ भी रहते हो, आपके परिवार की कुछ अलग भाषा होगी, मेरे परिवार की कुछ और लैंग्वेज है। कहीं और पे यदि हम लोग बात करें, दूसरे जगह और छात्र भी पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे देखो उनकी कुछ और लैंग्वेज है। तो अपनी अपनी क्षेत्र की अलग अलग लैंग्वेज होती है और अलग अलग परिवार की अलग अलग लैंग्वेज। तो उसे ही हम लोग कह सकते हैं कि अलग अलग क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की अलग अलग मातृभाषा होती है। ठीक है ना? तीसरी विशेषता भी आपको समझ में आई होगी। बात करें हम चौथी विशेषता की। बच्चों, चौथी विशेषता आपकी जो होती है वो उसको समझ लीजिए आप लोग। यह माँ द्वारा बोले जाने वाली भाषा है, माँ के द्वारा, ध्यान रखना, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? मातृभाषा कहते हैं। बच्चों, उम्मीद करता हूँ बड़े अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में मातृभाषा क्या होती है। बहुत अच्छी चीज़ है, एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न। ज़रूर आप भाषाओं से संबंधित यदि आप टॉपिक को पूरी तरीके से पढ़ लेते हैं तो समझ लीजिए आपका तीन क्वेश्चन नहीं, मैं दो क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। हो सकता है तीसरा क्वेश्चन भी आपको छोटा 1 नंबर में या 2 नंबर में भी मिल जाए। 2 प्रश्न तो 101% है। बोर्ड परीक्षा में आपके 12th में या 10th में, जहाँ भी आप पढ़ते हो, 12th में ज़्यादातर, 12th के लिए वैसे एक क्लास है, 12th के लिए एक क्लास है, सब जानते हैं कि 12th के लिए एक क्लास है, तो उसमें आपका जो है ना प्रश्न ज़रूर बनते हैं। चलिए, आगे बात करेंगे राजभाषा की। कौन सी भाषा की बच्चों? राजभाषा क्या है? राजभाषा की विशेषताएं। बच्चों, राजभाषा क्या होता है? सिंपल सी बात है, किसी राज्य के शासन की जो भाषा होती है ना, उसे हम राजभाषा कहते हैं। हमारे जो गवर्नमेंट में जो जिस भाषा का भी यूज होता है, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो हिंदी हो, कोई सी भी, वैसे हमारे यहाँ की भाषा ज़्यादातर हिंदी है, तो हिंदी का यूज होता है ना। तो किसी राज्य के शासन की जो भाषा है, किसी राज्य के शासन की जो भाषा है ना, वही आपकी राजभाषा। जैसे मध्य प्रदेश की हिंदी है। अब आप चले जाइए वहाँ पर, कहाँ पर? आप चले जाइए केरल में, तो वहाँ की जो राजभाषा है वो कौन सी है? वो मलयालम होगी, है ना। कर्नाटक चले जाइए, वहाँ की कन्नड़ होगी। समझ में आ रहा है ना? वही चीज़ मैं आपसे कहना चाहिए। महाराष्ट्र में चले जाइए, वहाँ पे मराठी होगी। तो उसी प्रकार से जिस राज्य की जो भाषा होती है, जो शासन की भाषा होती है ना, उसी को हम लोग राजभाषा
कहते हैं। ओके, चलिए अब बात करें इसकी विशेषता की बच्चों, तो यह शासन के कार्य व्यवहार की भाषा होती है। कोई भी जैसे फॉर्म निकलेगा, कोई भी आदेश निकलता है तो उसमें क्या वो हिंदी में लिखा रहता है, ज़्यादातर वो किस में रहता है, हिंदी में। मध्य प्रदेश में तो जितने भी नोटिस निकलते हैं, जितने भी आदेश निकलते हैं, सभी हिंदी में होते हैं, ज़्यादातर हिंदी में होते हैं। 1% कोई संस्था यदि निकाल रही है, वो अपने खुद का नियम है, खुद का, जैसे कोई यूनिवर्सिटी है, कोई विश्वविद्यालय, वो अपना जो काम करती है वो इंग्लिश में करती है तो वो इंग्लिश में निकालेगी। लेकिन राज्य की बात कर रहे हैं यहाँ पर, राज शासन की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, तो वहाँ के जो भी जितने भी नोटिस आएंगे वो सब किस में आएंगे, आपके जहाँ तक है हिंदी में आएंगे। तो हमारे यहाँ की भाषा क्या है, हिंदी है। इसलिए शासन के कार्य व्यवहार की भाषा कैसी होती है, ये मतलब है शासन के कार्य व्यवहार की भाषा होती है, जो राजभाषा होती है ना यहाँ की, ठीक है। जैसे पंजाब की बात करें हम लोग, पंजाब में कोई भी आदेश आएगा, ज़्यादातर जो आदेश रहेगा वो पंजाबी लैंग्वेज में रहेगा, समझ में, जिसको हर व्यक्ति पंजाब का पढ़ सके, समझ सके, ठीक है ना, इसलिए, ठीक है। चलिए, ये उस राज्य की शिक्षा की माध्यम भी होती है। जी हाँ, हमारे यहाँ शिक्षा का माध्यम तो हिंदी इंग्लिश दोनों है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ का ज़्यादातर शिक्षा का जो माध्यम है वो हिंदी है, ज़्यादातर, ठीक है ना। और यहाँ पर हम सब्जेक्ट हिंदी क्यों पढ़ते हैं कि हमारा का यहाँ का जो सब्जेक्ट है ना मेन, वो हिंदी है, क्योंकि हम हिंदी भाषी हैं। हम कौन सी भाषा है, हिंदी बोलते हैं। पंजाबी चले जाइए तो वहाँ की लैंग्वेज जो मेन हम हिंदी लेते हैं वो पंजाबी लेते हैं, केरल में चले जाइए वो मलयालम लेते हैं, महाराष्ट्र में चले जाइए वो मराठी को चुनते हैं। तो वही चीज़ें हैं, तो अपनी अपनी राज्य की अपनी अपनी भाषा को सभी छात्र या सभी लोग पसंद भी करते हैं और उसको चुनते भी हैं, तो वही उनका माध्यम चलता है शिक्षा में भी, ठीक है। आगे अगर हम लोग बात करें बच्चों, आगे हम बात करें जैसे यह अखबार, रेडियो, टीवी की भाषा भी यही होती है। अब अपने यहाँ के जो अखबार हैं, मध्य प्रदेश के अखबार हैं, रेडियो है हमारे यहाँ, टीवी है, हम इनको क्या कन्नड़ भाषा में सुनेंगे, हमको समझ में आ जाएगी कन्नड़, हमको मलयालम समझ में आ जाएगी, क्योंकि हमने पढ़ी ही नहीं, हमको क्या समझ में आएगा। हमारे राज्य में हिंदी बोलते हैं, हमारे राज्य में, तो हम लोग हिंदी लैंग्वेज सुनते हैं। रेडियो पर भी हम हिंदी सुनते हैं, ज़्यादा हिंदी चैनल लगाएंगे, टीवी पर भी हम लोग हिंदी चैनल लगाते हैं, अखबार भी हम हिंदी वाला पढ़ते हैं। अब वो बात नहीं कह रहा हूँ कि आप इंग्लिश पढ़ लेते हो तो इंग्लिश वाला भी न्यूज़पेपर देख लोगे, वो बात नहीं, आपको आती है इसलिए आप लोग देख लोगे, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन हमारे राज्य की जो भाषा है ना वो हमारी हिंदी है, तो हम अखबार, रेडियो, टीवी उसी हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, वही भाषा पढ़ते हैं। तो उसकी भी विशेषता है, राजभाषा की विशेषता है कि अखबार, रेडियो, टीवी की भाषा होती है। सही बात है, जैसी राज होता है ना वैसी उसकी लैंग्वेज होती है। यह संविधान, शासन और जनता द्वारा स्वीकृत होती है। सही बात है, जिस राज्य के संविधान भी उसको मान्यता देता है क्योंकि आपको पता है कि हमारा संविधान 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, 22 भाषाओं को क्या है, मान्यता प्राप्त है। ये ध्यानते हो, आप लोग जानते हो कि उत्तर प्रदेश में भी हिंदी है, हमारे यहाँ हिंदी है, राजस्थान में भी हिंदी है, आपको पता होगा छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी कुछ लैंग्वेज आती है, लेकिन वहाँ पर भी आपका हिंदी भाषी राज्य है, वहाँ भी हिंदी है। दिल्ली में चले जाइए तो वहाँ पर भी हिंदी है, कुछ हद तक, कुछ इंग्लिश भी आ जाती है थोड़ा बहुत, ठीक है ना। तो इस प्रकार की आपकी है। अब जैसे मैं और राज्य बताऊं, जैसे आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है आपका, और चले जाइए नीचे आप केरल है, तमिलनाडु, तमिल लैंग्वेज है तमिलनाडु में, ठीक है ना। तो वो अलग लैंग्वेज है, वहाँ की लैंग्वेज में जो सरकार आदेश निकालेगी, कोई गवर्नमेंट आदेश निकालेगी तो वो अपनी लैंग्वेज में निकालते हैं। वहाँ पर जहाँ तक होता है अखबार निकालते तो अखबार जो आते हैं ज़्यादातर उनकी लैंग्वेज में आते हैं, वहाँ के लोग पढ़ सकें, समझ में आ रहा है ना। तो वो राजभाषा है, खुद अपने राज्य की भाषा है, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये सभी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी कि राजभाषा एक्चुअल में क्या होता है और कहाँ पर यूज की जाती है और उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, अच्छी प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब बात करेंगे हम लोग राष्ट्रभाषा के बारे में। भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है और राष्ट्रभाषा की विशेषता। वैसे राष्ट्रभाषा यहाँ तक हमें जो हमने पढ़ा है कि राष्ट्रभाषा हमारे यहाँ की हिंदी नहीं है, राजभाषा ही बोलते हैं, लेकिन फिर भी हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो इसलिए हमको याद रखना पड़ेगा कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। वैसे इसको जो है हिंदी हम कह सकते हैं कि हमारे राष्ट्रभाषा हिंदी है, लेकिन पूरी तरीके से हम राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं कुछ लोगों ने मान्यता नहीं दी है, संविधान इसको मान्यता नहीं देता है थोड़ा सा। अब आप कहोगे सर ये बहुत सारे लोग इस पर कहेंगे कि सर ऐसा क्यों है, आप गलत कह रहे हैं, ये भी कह सकते हैं बहुत सारे बच्चे, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों ने यही पढ़ा है कि राष्ट्रभाषा हिंदी है। लेकिन यहाँ तक मैंने पढ़ा है, वो मुझे जानकारी में, वो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, अगर हम राष्ट्रभाषा हिंदी बना देते, मानो हम हिंदी बोलते हैं, अच्छी बात है। आप दक्षिण भारत में चले जाइए, जो मैं राज्यों के नाम ले रहा हूँ, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, क्या यहाँ पर हिंदी बोली जाती है? नहीं बोली जाती। यहाँ पर वो खुद की मातृभाषा का यूज करते हैं, वो अपनी मातृभाषा बोलते हैं,
है ना। तो वो लोग हिंदी को कैसे मान्यता देंगे, वो लोग तो, उनका तो सपोर्ट कभी रहा ही नहीं कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए, है ना। तो अपनी उन इसका नाम दिया उन्होंने राजभाषा नाम रखा, इसलिए अपने अपने राज्य की भाषा अपने अपने हिसाब से डिसाइड कर ली सबने, तो अपनी अपनी चलती है, अपना अपना सिस्टम चलाते हैं वो, ठीक है ना। अब बताइए आप संसद में देखा आपने हाई कोर्ट और आप देखिए सुप्रीम कोर्ट, इन सभी में जो लैंग्वेज बोली जाती है ना वो उनको इंग्लिश की मानता है, संसद में इंग्लिश है। अब बोलते हिंदी में, उनसे अनुमति लेनी पड़ती है जब वो हिंदी बोलते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों है को। और जबकि कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का एक नियम है कि वहाँ पे कोई भी कार्य होगा ना प्योर इंग्लिश में कार्य होगा, हिंदी में होगा ही नहीं। तो ऐसा नहीं, वो इसलिए इंग्लिश में क्यों है कि उसको दक्षिण भारत के लोग भी समझ सकें, हम लोग भी समझ सकें, और मतलब पूरा देश उसको अच्छी प्रकार से समझ सके, और विदेश का मामला हो तो विदेश भी उसको समझ सके, फॉरेन कंट्री भी उस चीज़ों को समझ सके, इसलिए इंग्लिश का एक इंटरनेशनल है, सब लोग जानते हैं इंग्लिश को, है ना। तो ये चीज़ है। अब हिंदी को राष्ट्रभाषा हम लोग कह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एमपी के निवासी हैं या यूपी के निवासी हैं या राजस्थान के निवासी, जहाँ के भी हम लोग निवासी हैं, तो वहाँ पर ज़्यादातर जो है हिंदी लैंग्वेज होती है, इसलिए हम लोग राष्ट्रभाषा उसको कह सकते हैं। और ये गलत नहीं है कि हिंदी नहीं है, बिल्कुल राष्ट्रभाषा हिंदी में, ये भी कहना चाहूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रभाषा जो होती है देश में बहुसंख्यक लोगों की भाषा होती है। बहु मतलब होता है बहुत, और संख्या तो आप जानते ही होंगे, बहुत सारे लोगों की एक भाषा होती है जो है राष्ट्रभाषा। देश में बहुत सारे लोगों की भाषा क्या है, आपकी राष्ट्रभाषा हिंदी है, जनरली सब जानते हैं। राष्ट्रभाषा सीखने में सरल तथा लिपि उसकी कैसी होती है, वैज्ञानिक लिपि होती है। कैसी होती है, लिपि उसकी वैज्ञानिक होती है। हम लोग आगे बात करें, जैसे यह देश में शिक्षा समाचार पत्रों की भी भाषा होती है। जी हाँ, जो राष्ट्रभाषा है वो आपकी शिक्षा व समाचार पत्रों की ज़्यादातर भाषा होती है। जनरली आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो भी आपके शिक्षा की बात करें, यदि समाचार पत्रों की बात करें या न्यूज़ चैनल्स की बात करें, तो ज़्यादातर जो है ना आपकी राष्ट्रभाषा के संबोधन में आपकी जो भाषा का उपयोग होता है। राष्ट्रभाषा संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है। जी हाँ, देखो संविधान द्वारा जो मान्यता प्राप्त भाषा है, तो अगर यदि बात करें, मैंने अभी बताया था आपको 22 भाषाएं, एक भाषा नहीं है, 22 भाषाएं जो है मान्यता प्राप्त हैं। लेकिन राष्ट्रभाषा हमारी है यहाँ तक है हिंदी है। ये चीज़ आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए। थोड़ा सा और देख लीजिए आप लोग, प्रमुख बोलियों के नाम लिखिए। मैं ये भी बताते चलूँगा ये बोली कहाँ पर बोली जाती है। ये थोड़ा यदि आप लिख रहे हो, नोट्स बना रहे हो, या आप लोग समझ रहे हो, तो चीज़ों को थोड़ा समझ लीजिए। ओटी यहाँ से भी बन जाता है आपका। ओटी बनेगा तो कैसे बन सकता है, प्रमुख बोलियों के नाम सब जानते हैं। बोली है, ये भाषा नहीं है, देखिए प्रमुख बोली कौन कौन सी बोली हैं। देखिए बोली आपकी जैसे मालवी, ये मालवी जो होती है मध्य प्रदेश में बोली जाती है। वो मध्य प्रदेश का जैसे क्षेत्र है आपका, जैसे हम बात करें उज्जैन है आपका, उज्जैन से आ जाइए आप, राजगढ़ जिला है आपका, शाजापुर जिला है, इन जिलों में आपकी क्या होता है, मालवी लैंग्वेज बोली जाती है। अब बात करें हम निमाड़ी आपकी खंडवा खरगोन जो जिले हैं वहाँ पर बोली जाती है। भीली है आपकी छत्तीसगढ़ के आसपास के जिले हैं, वहाँ पर भीली, जहाँ पर भील पाए जाते हैं वो भीली लैंग्वेज होती है। छत्तीसगढ़ी, ये छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। बुंदेली कुछ उत्तर प्रदेश में और कुछ मध्य प्रदेश का क्षेत्र भी आता है जहाँ पर बुंदेली बोली जाती है, ठीक है ना। और भोजपुरी, ये भोजपुरी जो लैंग्वेज है, ये भोजपुरी आपकी लैंग्वेज जो बुंदेलखंड का कुछ क्षेत्र है ना, वहाँ पर आपका बुंदेलखंड का कुछ ऐसा क्षेत्र आ जाता है जहाँ पर आपकी भोजपुरी लैंग्वेज भी बोली जाती है, ठीक है। ये आपकी प्रमुख बोलियों के नाम है, सब जानते हैं। मालवी, निमाड़ी, भीली, छत्तीसगढ़ में दिल्ली बहुत होता है। अब मध्य प्रदेश की बोलियों की यदि हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश की बोलियाँ कौन कौन सी होती हैं, देख लीजिए। देखो मालवी है, मैंने आपको बता दिया, शाजापुर, उज्जैन, राजगढ़ आ जाता है आपका इसके अंतर्गत, और बाकी जैसे बात कर रहे हैं भोपाल भी आपका कुछ क्षेत्र आ जाएगा, इंदौर का कुछ क्षेत्र आएगा, मालवा वाला जो क्षेत्र है ये पूरा आपके इसके अंतर्गत आ जाता है, ठीक है ना। मालवी। बुंदेलखंडी की बात करें तो मध्य प्रदेश में बुंदेलखंडी जो बोली होती है ना, वो कहाँ पर बोली जाती है, देखो शिवपुरी का कुछ क्षेत्र आ जाएगा, ग्वालियर का कुछ क्षेत्र आ जाएगा, झांसी का आसपास का जो भी क्षेत्र है आपका, टीकमगढ़ जिला आ जाएगा आपका, सतना का कुछ क्षेत्र आ जाता है आपके इसके अंतर्गत, तो ये आपकी बुंदेलखंडी बोली है। इसके बाद भीली, इसके बाद बघेली। तो बघेली जो बोली है वो ध्यान रखना, रीवा के अंतर्गत सबसे ज़्यादा बोली जाती है। रीवा, सतना और शहडोल, ये क्षेत्र आपके यहाँ पर बघेली बोली जाती है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियाँ किस क्षेत्र में कौन कौन सी बोली जाती हैं, ये आपको यहाँ पर थोड़ा समझ में आया होगा। चलिए, इसे ओटी पूछ सकते हैं, इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करेंगे हम लोग आगे नेक्स्ट आपके प्रश्नों की। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए आप लोग, बोली और भाषा में क्या अंतर है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में हजारों बार पूछा गया है। हजारों का मतलब कई बार पूछा गया, ये कह सकते हैं हम लोग, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है और पूछा ही जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, समझिए आप सच्ची प्रकार से इस प्रश्न को समझ सकते हैं। यदि आपने पूरी जो पहले पढ़ लिया है, बोली, भाषा, राजभाषा, ये सब कुछ पढ़ लिया है, तो कोई अंतर में कोई दिक्कत आने ही वाली नहीं है कहीं से लेकर कहीं तक। देखिए
बच्चों बोली का जो क्षेत्र होता है ना वो सीमित होता है। सीमित का मतलब छोटा क्षेत्र होता है। ऐसा नहीं कि बोली बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, नहीं, बोली जो होती है एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाती है। जबकि जो भाषा होती है ना, भाषा का क्षेत्र क्या होता है, विस्तृत। विस्तृत का मतलब होता है बड़ा होता है, भाषा को बड़े उसमें बोला जाता है। बोली में साहित्य का अभाव होता है। जी हाँ, बोली में साहित्य का अभाव होता है। जैसे मैंने उदाहरण दे के बताया था आपको, कार्य मोड़ा का कर रहा है, कार्य मोड़ा कहाँ जा रहा है, काय तेरो का हो रहा है। तो ये क्या है, एक बोली है, एक किसी क्षेत्र की छोट आपकी बोली है। तो इससे हम, इसका साहित्य नहीं होता है, इसका कोई हित की भावना नहीं होती है इसमें, ठीक है ना। वो साहित्य क्या है, हित की भावना जिसमें हो उसी साहित्य कहते हैं। जब इसमें हित की भावना नहीं होती तो हम इसको कहते हैं इसमें साहित्य का अभाव होता है। जबकि भाषा में साहित्य का प्रचुर मात्रा में होता है। जी हाँ, साहित्य इसमें प्रचुर मात्रा में होता है भाषा में, ध्यान रखें। बोली जो होती है, बोली भाषा समाहित नहीं हो सकती। मतलब जो बोली होती है, बोली में भाषा समाहित नहीं हो सकती, लेकिन भाषा में कई बोलियां, जी हाँ, भाषा में कई बोलियां समाहित हो सकती हैं। जी हाँ, देखो भाषा तो एक बड़ा क्षेत्र है, इसमें तो बहुत सारी बोलियां हैं। जैसे हिंदी भाषी हैं हम लोग, हिंदी भाषा में बहुत सारी बोलियां आ जाती हैं, चाहे मानवी आ जाएगी, निमाड़ी आ जाएगी, आपकी बुंदेलखंडी, सभी हिंदी तो है। तो इसके अंतर्गत एक हिंदी एक लैंग्वेज है, एक भाषा है, तो इसके अंतर्गत सभी आपकी आ जाएंगी, मालवी, निमाड़ी, बुंदेलखंडी, भीली, चाहे आपकी बघेली हो, ठीक है ना। तो कहने का मतलब बोली में भाषा तो समाहित नहीं हो सकती, लेकिन भाषा में बोलियां बहुत सारी समाहित हो सकती हैं। तो बोली और भाषा में अंतर वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। अब बढ़ेंगे हम लोग आगे। देखो यहां पर भाषा और विभाषा, इस विभाषा को हमने पढ़ा नहीं है अभी, तो विभाषा को थोड़ा यहाँ पे मैं आपको पहले बताना चाहूँगा कि विभाषा होता क्या है। ये देखो यहाँ पे गलत भी लिखा है, विभाषा सही कर लीजिएगा। चलिए, विभाषा क्या होता है थोड़ा सा मैं बताऊँगा, इसके बाद आगे बढ़ूँगा। विभाषा का मतलब होता है बोली का बढ़ता हुआ रूप या बोली का थोड़ा सा विस्तृत रूप होता है ना, उसे विभाषा कहते हैं। बोली का थोड़ा सा बड़ा विभाषा, विभाषा से बड़ी भाषा, भाषा से बड़ी राजभाषा, राजभाषा से राष्ट्रभाषा, इस प्रकार की आपकी ये लैंग्वेज होती हैं, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना आपको, तो ध्यान रखें, विभाषा बोली का एक विकसित रूप है, ये थोड़ा सा याद रखेंगे आप लोग। देखो, भाषा किसी विभाषा या अनेक विभाषाओं का एक विकसित रूप होती है। भाषा क्या होती है, बहुत सारी विभाषाओं कह सकते हैं, अनेक विभाषाओं कह सकते हैं, उनका विकसित रूप है एक लैंग्वेज, ठीक है ना। जबकि जो विभाषा है ना, वो किसी बोली, ये ध्यान रखना, देखो ये किसी बोली या कई बोलियों का विकसित रूप है। ये कई बोलियों का, लेकिन तो बोली छोटी, बोली से बड़ी थोड़ी सी विभाषा, विभाषा से थोड़ी सी बड़ी भाषा। ये समझ में आ रहा है ना आपको कि भाषा किसी विभाषा या अनेक विभाषाओं का विकसित रूप है, जबकि जो विभाषा है ना वो किसी बोली या बोलियों का विकसित रूप है, ठीक है ना। ये बोली से बड़ी होती है विभाषा, ये यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिएगा। कन्फ्यूजन तो नहीं हो रहा है, नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, भाषा का क्षेत्र विभाषा की अपेक्षा विस्तृत होता है। यानी भाषा का जो क्षेत्र होता है ना, अगर हम विभाषा से उसका संबंध दर्शाए ना, तो उसका भाषा का क्षेत्र उसकी अपेक्षा बड़ा होता है। किसकी अपेक्षा, विभाषा की अपेक्षा। जबकि जो विभाषा होती है ना, विभाषा का जो क्षेत्र होता है ना, वो भाषा की अपेक्षा क्षेत्र की तुलना में सीमित होता है। जी हाँ, विभाषा एक छोटा क्षेत्र है, भाषा एक बड़ा क्षेत्र है, ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। भाषा राजकाज, शासन व्यवस्था की भाषा होती है, सही बात है। और जबकि ये आपकी राजकाज एवं शासन की भाषा विभाषा नहीं होती, क्योंकि इसमें कुछ भाषा मिलती जुलती रहती है, लेकिन प्योर हम लोग नहीं कह सकते कि विभाषा आपकी राजकाज की भाषा या शासन की भाषा हो जाएगी, प्योर नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें कुछ बोली का स्वरूप आ जाता है। क्योंकि विभाषा क्या है, एक बोली का विस्तृत रूप या विकसित रूप ही तो है। क्योंकि बोली हम जो अपनी लैंग्वेज में, अपने गांव के आसपास में जो भी लैंग्वेज बोलते हैं, जो भी बोली हम लोग बोलते हैं, अपना कुछ भी बोलते रहते हैं, है ना, तो वो भी इसके अंतर्गत थोड़ा सा बढ़ता हुआ रूप आ जाता है, और कुछ इसके अंतर्गत है ही नहीं है। लास्ट पॉइंट है चौथा वाला, देख लो, भाषा में साहित्य रचना होती है, जबकि विभाषा में साहित्य की रचना नहीं होती है, ठीक है। चलिए, भाषा और विभाषा में उम्मीद करता हूँ अंतर क्लियर अच्छी प्रकार से हो गया होगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा, एग्जाम में 100% आपके इससे एग्जाम बनने वाले हैं क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, अब बात करेंगे हम लोग मातृभाषा और राष्ट्रभाषा में। मातृभाषा क्या होती है सब जानते हैं, मैंने आपको बताया भी, विशेषता भी समझाई मैंने आपको, अब इसमें अंतर भी आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाना चाहिए। चलिए समझते हैं हम लोग। बच्चों, मातृभाषा किसी व्यक्ति के जन्म स्थान की भाषा होती है, सब जानते हैं जो मातृभाषा होती है, क्योंकि माता के द्वारा
एक सिखाई जाने वाली हमारे बच्चों के लिए, मतलब हमारे बच्चों हमने सीखी है अपनी माता से, तो वो हमारी जो घर की लैंग्वेज है ना, वही हमारी मातृभाषा है। और राष्ट्रभाषा क्या है? राष्ट्रभाषा संपूर्ण राष्ट्र की, जी हाँ, पूरा राष्ट्र, हमारे देश, हमारा भारत जो देश है उसकी क्या है? राष्ट्रभाषा, संपूर्ण राष्ट्र की एक भाषा है राष्ट्रभाषा। सिंपल सी लैंग्वेज है। मातृभाषा जो है अपने क्षेत्र की शिक्षा और शासन की भाषा होती है। जी हाँ, जो मातृभाषा होती है ना, अपने क्षेत्र की शिक्षा, अपने क्षेत्र की जो भी शिक्षा होती है वो हो सकती है। शासन की भाषा हो सकती है अपने आसपास के क्षेत्र की जो भी शासन, जो भी लोग हैं, सरपंच हो सकता है, सचिव, उनकी लैंग्वेज। भैया हमें कोई समझा है, जैसे हम जैसे बात करें, हम गाँव से हैं और हमको जो है ना एक पर्टिकुलर हिंदी अच्छी प्रकार से जो आनी चाहिए वो नहीं आती। हम गांव के हैं, अनपढ़ हैं, ग्रामीण हैं, है ना, हमें नहीं आती है जैसे लैंग्वेज, तो हमको कोई व्यक्ति यदि समझाए तो वो अपनी हिंदी में समझाए तो हमें पूरी तरीके से वो समझ में नहीं आएगा। यदि वो उसी मातृभाषा में, उसी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करे तो वो चीज़ हमें जल्दी पकड़ में आ जाएगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को अलग अलग शब्द बोला जाता है, ठीक है ना। अब जैसे एक आप जैसे लड़का है तो लड़के को लड़का भी बोला जाता है, उसको छोरा भी बोला जाता है, कि गांव की लैंग्वेज में मोड़ा भी बोला जाता है। तो बहुत सारे वर्ड होते हैं जो उसको कहते हैं। तो किसी अलग अलग आपकी चीज़ों को अलग अलग शब्द से संबोधित किया जाता है, वो उनकी जो क्षेत्रीय भाषा होती है ना उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। राष्ट्रभाषा जो होती है ना, संविधान और अदालतों की भाषा होती है। अदालत यानी जो कोर्ट होते हैं, कोर्ट जो होते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सिविल कोर्ट है, बहुत सारे कोर्ट होते हैं आपके, है ना। जनरल कोर्ट होते हैं, आप देखते हैं कि तहसील लेवल पे होते हैं। तो राष्ट्रभाषा संविधान और अदालतों की भाषा होती है, जबकि जो मातृभाषा होती है वो अपने क्षेत्र की सीमित भाषा होती है। मातृभाषा का जो क्षेत्र है ना वो संकुचित का मतलब छोटा क्षेत्र होता है, संकीर्ण क्षेत्र होता है, संकुचित क्षेत्र होता है, छोटा क्षेत्र होता है, सीधी सी बात है, या सीमित होता है। जबकि जो राष्ट्रभाषा का क्षेत्र होता है ये विशाल होता है। विशाल का मतलब राष्ट्रभाषा का क्षेत्र बड़ा होता है, विशाल होता है, ठीक है। मातृभाषा की जो लिपि होती है ना वो भिन्न, ये भिन्न गलत लिख दिया गधे, भिन्न, इसको सुधार लीजिए थोड़ा सा। मातृभाषा की जो लिपि होती है ना वो भिन्न होती है, भिन्न मतलब अलग होती है कह सकते हैं, जबकि राष्ट्रभाषा की लिपि निश्चित होती है। देखो मातृभाषा की लिपि भिन्न ऐसे हो सकती है, आप लोग समझते हैं कि मातृभाषा की लिपि भिन्न भिन्न हो सकती है, कुछ भी कहीं भी कैसे हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राष्ट्रभाषा जो है ना उसकी तो निश्चित होगी ना, उसकी तो क्या होती है, आपकी जो लैंग्वेज जो लिपि होती है ना वो एक निश्चित होती है। तो बच्चों मातृभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर भी उम्मीद करता हूँ अच्छी प्रकार से क्लियर हो गया होगा। अच्छा, विभाषा किसे कहते हैं, इसको और अच्छी प्रकार से समझने के लिए मैंने देखो यहाँ पर भी क्वेश्चन बना दिया, देख लीजिए आप लोग। विभाषा क्या है? विभाषा बोली का विकसित रूप होती है और उसमें साहित्य सृजन और अखबारों का प्रकाशन होने लगता है। बिल्कुल आजकल इनका भी उपयोग होने लगा है कि आजकल जो लोग हैं साहित्य सृजन अखबारों का प्रकाशन आप विभाषा में कर सकते हो। वैसे इसका जनरली बोली का थोड़ा सा जो विकसित रूप है, ऐसा तो नहीं है कि एकदम प्योर आपकी हाई फाई लैंग्वेज है, ऐसा कुछ नहीं कर सकते, वो भाषा आ जाएगी फिर तो, अगर आपने एकदम शुद्ध बोलोगे तो, ठीक है ना। मातृभाषा का ज्ञान प्राप्त करना क्यों आवश्यक? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आप लोग 2019 में इस प्रश्न को पूछा गया है। वैसे जितने भी प्रश्न लिए हैं अभी तक मैंने जितना भी पढ़ाया है आपको, सभी प्रश्न कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में पूछ लिए गए हैं, चाहे वो 2015, 16, 17, 18, 19, 20 कोई भी एग्जाम हो, सभी प्रश्न पूछे गए हैं। और मैं फोकट के तो प्रश्न पढ़ाऊंगा ही नहीं आपको, वही प्रश्न पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है ना। और मैं अपनी अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, अपना पूरा 100% देने की कोशिश करता हूँ कि बच्चों को समझ में आए, कैसी भी आए, चाहे वो गांव की भाषा में समझ में आए या अपनी जो बोलते हैं उस लैंग्वेज में समझ में आए, बस समझ में उनको आना चाहिए कैसे भी करके, बस ये मेरा उद्देश्य रहता है। चलिए बात करेंगे कि मातृभाषा का ज्ञान प्राप्त करना क्यों आवश्यक है। देखिए मातृभाषा परिवार की भाषा होती है, सही बात है, इसका ज्ञान प्राप्त करना अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि इसके ज्ञान प्राप्त किए बिना कथन का अर्थ समझना संभव नहीं है। अगर देखो हम स्कूल पढ़ने जाते हैं तो स्कूल में यदि बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोली जाती हैं जो यदि हमको वही वर्ड नहीं अगर बोला जाए जो हमने पढ़ा है आज तक, समझा है उस चीज़ को, वही शब्द में अगर हमको समझ में समझाया नहीं जाए तो हमको समझ में आता ही नहीं है, पल्ले ही नहीं पड़ता कि कई बोल रहे हैं, है ना। ये होता है हमारे साथ, है ना। तो वही बात है, तो मातृभाषा का ज्ञान अति आवश्यक है। इस ज्ञान के बिना शब्दों के अर्थ आदि का ज्ञान भी नहीं होता कि इन शब्द का मतलब क्या होगा, उसे उसी मातृभाषा में बड़े आसानी से समझा सकता है। बिल्कुल उसी कोई वर्ड है ये, जैसे मैं बोलूँ आपको, जैसे हमारे
जैसे गांव में हम लोग जानते हैं कि हम जैसे एग्रीकल्चर में पढ़ते हैं गोबर की खाद बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं उसको, गोबर की खाद। अब उसको जो है बहुत सारे लोग कहते हैं रोड़ी बोलते हैं। तो हम यदि मातृभाषा का हमको ज्ञान नहीं होगा तो हम उसको अगर रोड़ी बोल देंगे तो हमको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा, अच्छा रोड़ी की बात कर रहे हैं वो है, तो बहुत अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगी। तो वही बात है कि उनको मातृभाषा के माध्यम से या हमारी जो बोली है क्षेत्रीय बोली उसके माध्यम से हम उन चीज़ों को अच्छी प्रकार से, उन चीज़ों का कथन, उन चीज़ों का अर्थ अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। ठीक है, इसको जाने बिना बच्चों विचारों का सही सार्थक आदान प्रदान भी नहीं हो पाता। कई बार तो क्या होता है, कोई कुछ बोलता है कुछ और ही समझ में आता है, क्योंकि उसका मीन्स हमें अपनी लैंग्वेज में निकाल लेते हैं, अपनी मातृभाषा में निकाल लेते हैं ना, उससे हमें क्या होता है जो विचार हैं उनका आदान प्रदान भी सही से नहीं हो पाता, यदि हम जो मातृभाषा हमको ज्ञान नहीं होगा तो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ अच्छी प्रकार से आज पूरा आपका टॉपिक समझ में आया होगा। भाषाओं से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन यदि आपके दिमाग में बनता है तो आप वो हमसे ज़रूर पूछें, और मैंने उम्मीद की कि अपना 100% देने की, और आगे से ऐसे ही आगे जो है नेक्स्ट वीडियो आपको पर डे मिलता रहेगा। एक हिंदी का कोशिश ऐसी मेरी रहेगी, कोशिश क्या हिंदी का तो रहेगा, इंग्लिश पे बिल्कुल अभी विचार चल रहा है, इंग्लिश से भी रिलेटेड हम लोग आगे बनाने की कोशिश करेंगे। बस अब आपसे एक ही उम्मीद है मुझे कि आप लोग इसको अच्छी प्रकार से समझ गए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक पहुँचाएं, चाहे वो किसी भी मैथ्स का, बायो का, फिजिक्स किसी का भी हो, आर्ट्स का हो, एग्रीकल्चर वाले तो सब पढ़ेगी, कोई दिक्कत है नहीं एग्रीकल्चर वालों को। ठीक है बच्चों, तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो यदि अच्छा लगा होगा, समझ में अच्छा आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें बच्चों। और मिलते हैं फिर कल, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।